चलो भाई, लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर भी 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई। तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो, वरना छोड़ो तैयारी, दिल से तैयारी करो। और आप लोगों के लिए सबसे पहले यही है, अगर आप एकदम बिगिनर्स हो या फिर आप लोगों को साइंस में दिक्कत है, तो सबसे पहले भाई ल्यूसेंट उठाओ, क्योंकि ल्यूसेंट जो है ना वो आपकी तैयारी अच्छी कर देगी, बेस बहुत तगड़ा कर देगी। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है ल्यूसेंट के अंदर। इसकी ऑब्जेक्टिव ले लो और जो जनरल नॉलेज वाली आती है दोनों बुक पढ़ो आप। फिलहाल जो हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं एमसीक्यू, ये पूरा जनरल साइंस से लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है फिलहाल ये। इसको डिस्कस करते हैं। मज़ेदार है यार, अच्छा लगता है इसको सॉल्व करना, अच्छी है। अगर जैसे ये कंप्लीट होती है उसके बाद हम एनसीईआरटी उठा लेंगे। एनसीईआरटी बच्चों की बहुत डिमांड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको देखते हैं। एमसीक्यू बाद में उठाएंगे, लेकिन अब जो करेंगे चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट कर दो चलेंगे, उसके बाद उठाएंगे जो भी एमसीक्यू सीरीज उठाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज हम ल्यूसेंट से कंप्लीट कर चुके होंगे तब तक। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या दे रखा है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपको पता है ना सुचालक और कुचालक क्यों बनते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्यों बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों, इंसुलेटर क्यों, तो रीजन है कंडक्टर और इंसुलेटर बनने का। वो रीजन क्या है, एक्चुअल में जो कंडक्टिविटी आती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आती है, जो कि मेटल्स के अंदर मेजॉरिटी में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से आपको धातु के अंदर चमक भी देखने के लिए मिलेगी। तो लस्टरनेस जिसको चमक कहते हैं वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, जिसको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हो। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं और करंट का फ्लो बनाते हैं सर्किट के अंदर। लेकिन ये चीज़ नॉन मेटल्स के अंदर नहीं पाई जाती, जिनको हम कुचालक कहते हैं। तो सुचालक क्यों हुए मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। और कुचालक लकड़ी प्लास्टिक ये क्यों हुए, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, सबके सब बंद बनाए हुए, बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन मेटल्स के अंदर बॉन्डेड भी होते हैं और नंबर ऑफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्री कंडीशन में भी रहते हैं। इसलिए ये वाली बात नोट करके चलना, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाली बात याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। अच्छा चालक की बात कर रहा है। आपने देखा होगा, आपने उमूमन तौर पर ऑन एन एवरेज आपने घरों में सुना होगा कि यार कॉपर की तार है क्या, कॉपर की तार की फिटिंग करवाओ। तो हम घरों में कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। कॉपर को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कम होता, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वो थोड़ा रिलीवेंट भी लगता है। हालांकि सबसे कम रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड करते हैं वो चांदी और सोना करते हैं, लेकिन भाई उनके तार कौन लगवाएगा घर में, उनके तार पूरे घर को चोरी थोड़ी ना करवाना है। तो इस वाली बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। यहां की बात चलिए, सर्वोत्तम की बात चलिए, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, तो भाई वो होगा चांदी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो चांदी है। चांदी बहुत ज्यादा अच्छी कंडक्टिंग नेचर की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगाती, ठीक है। एसएससी ने 2013 में पूछा था। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक को इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर तब बनता है मटेरियल, एक्चुअल में सुपर कंडक्टर भी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ना तो बहुत जल्द मैं सुपर कंडक्टर की एक छोटी सी वीडियो लेकर आने वाला हूं, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टर के बारे में बताऊंगा कि कोई भी मेटल कब सुपर कंडक्टिविटी अचीव करता है या नहीं करता है तो क्या करता है और कैसे करता। एक्चुअल में सुपर कंडक्टर क्या होता है, जब मैं 0 केल्विन पर किसी मेटल को ले जाता हूं, मतलब इतना ठंडा कर दूं, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना ठंडा करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है नहीं, एटमॉस्फेयर के अंदर तो है नहीं। लेकिन अगर आप मशीनों के थ्रू कर दो वो अलग बात है। तो एक्चुअल में जब मेटल को 0 केल्विन तक ले जाया जाता है, तो ले जाने पर उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो बिल्कुल वैनिश हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। ऐसा सारी मेटल्स के साथ भी नहीं होता, ये वाली बात ध्यान रखना। लेकिन हम एक जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाता है। जब रेजिस्टेंस 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी बची। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मेटल जो होता है ना
वो बिल्कुल एकदम गुड कंडक्टर बन जाता है, और उस कंडीशन के अंदर उसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ कंडक्टिविटी आती है। अगर आप 5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रहे हो तो 5 एम्पीयर की पूरी करंट निकलेगी, किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टर के लिए भाई कंडीशन भी है ना, 0 डिग्री केल्विन होना चाहिए। अब ये आपको मशीनों के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल तौर पर हमारी अर्थ पर ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अगर ये टेम्परेचर पॉसिबल हो चुका होता तो यहाँ कयामत आ चुकी होती भाई। तो अतिचालक का लक्षण है, उसमें एक लक्षण पाया जाता। लक्षण क्या पाया जाता कि उसकी जो परमिएबिलिटी होती है ना, वो उच्च परमिएबिलिटी होती है, जिसको पारगम्य बोलते हैं। उच्च परमिएबिलिटी होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता। मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो चुका होता है जब ये अपने आप में सुपर कंडक्टर बन जाता। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे इसको, है ना, अगर आपने किसी मेटल को सुपर कंडक्टर बना दिया और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इससे बच कर जाएंगी, इसके पास से जाएंगी तब बच कर जाएंगी इससे। तो इसका मतलब ये है भाई कि ये अब बहुत अच्छा सुपर कंडक्टर बन चुका है, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, वेरी हाई, उच्च पारगम्यता, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? कौन अर्धचालक? हालांकि इस बुक के हिसाब से जो आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शंस के हिसाब से वो आंसर सही नहीं है, गलत है आंसर दिया हुआ बुक के अंदर ल्यूसेंट की। आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, वरना आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो आपको यहीं पता लग जाएगा। बता देता हूं क्यों। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि कौन कौन से आपके अर्धचालक हैं। मैंने बताया था कि बो सी जी आर एंटी टेलुरियम और पोलोनियम, ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले अर्धचालक हैं, जिसको आप सेमीकंडक्टर कहते हो। बो सी जी आर एंटी टेलुपो, ये मैंने ट्रिक के थ्रू भी बताया था, ये बहुत अच्छे वाले अर्धचालक हैं। लेकिन अगर इसमें ये देखूंगा कि हाँ बोरोन दे रखा कि नहीं, चलो बोरोन तो नहीं दे रखा, सिलिकॉन दे रखा, हाँ सिलिकॉन दे रखा, तो इसका मतलब ये भी है। जर्मेनियम दे रखा, बिल्कुल जर्मेनियम दे रखा, ये भी है। हमसे कह रहा अर्धचालक नहीं है, ये वाली बात नहीं वाली बात पे मैंने इसलिए इसको मैंने बॉक्स के अंदर पैक किया, क्योंकि ये गलत करा देगा आपका आंसर। तो इसका मतलब ये तो है, ये भी है। आगे देख लें, जर्मेनियम भी है, ठीक है, जर्मेनियम भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक है क्या, आर्सेनिक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। इसके बाद एंटीमनी है क्या, एंटीमनी नहीं है ऑप्शन में। टेलुरियम है, नहीं है। पोलोनियम है, नहीं है। तो इसका मतलब इस आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई वो है सेलेनियम, जो कि एक अच्छा अर्धचालक नहीं है। लेकिन अगर बुक में देखोगे तो बुक में दे रखा आर्सेनिक, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, सेलेनियम के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है ना, मेटल वाली ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन सेमीकंडक्टर है, मतलब एक तरह से किनारे पर है, किनारे पर है, मतलब हल्की सी प्रॉपर्टी इसके अंदर सेमीकंडक्टर वाली है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसके अंदर मेटल्स वाली है। लेकिन ये बाकी जो है भाई, इनके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो उस हिसाब से ये बॉर्डर लाइन है, तो इसको आप हटा सकते हो। मतलब ये इस ऑप्शन में तो ये स्पेशली ये सेलेनियम, ये यहाँ पर आंसर सही नहीं है। तो इस हिसाब से हो जाएगा सेलेनियम, जो कि एक अच्छा अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक भी अच्छा है, सिलिकॉन भी अच्छा है, जर्मेनियम भी अच्छा। अगर आपको 1% डाउट लगे तो भाई आप इसके पीछे PhD कर लेना, आपको आंसर सेलेनियम ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ओ, सामान्य अवस्था का मतलब क्या है ना, रूम टेम्परेचर, नॉर्मली उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसा कि उच्च ताप, ओ बढ़िया जबरदस्त, उच्च ताप या उसके अंदर अशुद्धि मिलाने पर उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को एक्चुअल में अर्धचालक बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, पूरी की पूरी अर्धचालक की डेफिनेशन दे रखी है, पूरी की पूरी अर्धचालक की डेफिनेशन। अर्धचालक वही होते हैं जिनको हम टेम्परेचर बढ़ा करके उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं या फिर उसके अंदर इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, अर्धचालक के अंदर पीरियोडिक टेबल में से या तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है या फिर ट्राईवैलेंट।
3 वैलेंसी वाली या फिर 5 वैलेंसी वाली। जिसके अंदर 5 वैलेंसी वाली बनाई जाती है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। जिसके अंदर ट्राईवैलेंट मिलाई जाती है तो उसके अंदर एक होल रह जाता, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज रहता। इसलिए जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं वो निगेटिव कहलाते हैं, और जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं। ये वाली बात ध्यान रख लेना। एन टाइप अर्धचालक के अंदर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, जबकि आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाई जाती है। तो ये वाली बात आपको एकदम समझ में नहीं आएगी कहीं भी, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से नहीं दे रखे होंगे। तो ये हमारे चैनल पर कुछ इस तरह से आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। आप लोगों की ओवरऑल हेल्प है, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि यार आप भी मेरी मदद करें चैनल को सब्सक्राइब करके। फिलहाल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एन टाइप पी टाइप डाल करके। एक छोटी छोटी क्लिप आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगी। आगे बात करते हैं, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या फर्क पड़ता। मैंने शायद इससे पिछले वाले लेक्चर में या फिर मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया, याद आ गया। मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है 12th की फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ भी यही चल रहा है ना। तो वहाँ मैंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अल्फा कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है टी, इसको मिटा करके RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0, इसको प्लस न लगा कर ऐसे लिख दो, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा या टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होने वाला। एक्चुअल में मेटल के साथ क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मेटल का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब मेटल के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आपको तो ये पता है मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब आप ऐसा मान लीजिएगा कि एक सुरंग है, सुरंग में आप चल रहे हैं, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानिएगा, वो सुरंग जो है एक वायर है, और ऐसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आगे को भाग रहे हैं, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से करंट आ गई। अब मैं उस वायर को या फिर उस सुरंग को कहीं से गर्म कर दूं तो आपके चलने में दिक्कत आएगी ना, आप आगे को मूव कर ही नहीं पाओगे। तो ये होता है मेटल के साथ, जब इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे तो भाई उसकी कंडक्टिविटी घट गई, और इलेक्ट्रॉनों के चलने में अगर कहीं रुकावट आ जाए तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, मेटल को अगर हम गर्म करना शुरू कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ जस्ट उल्टा होता है इसका, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर फिलहाल हमसे पूछा था चालक की, तो चालक पदार्थों के साथ क्या होगा, उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घट जाती है। क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता तो ऑटोमेटिक घट जाएगी भाई। चालकता मतलब है इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से जो आ रही है, ठीक है। ये बेसिक बात समझें आप। अगला क्वेश्चन, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताओ क्यों किया जाता है। क्या ये सस्ता होता है? भाई सस्ते की वजह से नहीं, एक्चुअल में इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, चालकता इसकी अच्छी होती है, और इसका विद्युत प्रतिरोध जिसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं वो कम होता है। तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है। ये वाली बात है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई कहते हो, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं, जिसको आप एम्पियर कहते हैं, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां भी एम्पियर दिखाई दे टिक लगा दो और आगे बढ़ जाओ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, अभी आपके पास और भी लेक्चर मिलेंगे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वह, विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, पहले तो इस चीज के पीछे भागो आप, कैसे प्रवाहित होती है और क्यों प्रवाहित होती है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं मेरे भाई, एक आपके पास ये टब है और एक आपके पास दूसरी बिल्कुल सिमिलर टब ये है भरी हुई, इसमें पानी आपने यहां तक भर रखा, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो है यहां तक। मैं आपसे कह रहा हूं ठीक है, इसके अंदर तू जो है ना एक पाइप लगा दे। तो पाइप लगाने से गाइस होगा क्या, पाइप लगाने से ये होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। क्यों जाना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो कम है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि भाई
कि भाई इसके पास जो है ना पोटेंशियल वो ज़्यादा है, इसके पास पोटेंशियल वो कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी यहाँ से यहाँ को गया। वैसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो। अगर आपके पास दो वायर हैं, मोटे मोटे दो वायर जा रहे हैं, एक वायर है 220 वोल्ट का और दूसरा वायर जा रहा है गाइस वो भी 220 वोल्ट का है, और इन दोनों के बीच अगर एक बल्ब लगाओगे आप तो बल्ब कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। जलेगा क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज उतना ही है जिधर जितना वोल्टेज इधर है, तो वोल्टेज में कोई फर्क ही नहीं आया। वोल्टेज में फर्क आता तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ को जाते, लेकिन ऐसा तो यहाँ है ही नहीं। जब नहीं है तो बल्ब भी नहीं जलेगा। लेकिन अगर एक केस ऐसा ले लें जिसमें मेरे पास जो है इस पर इस वाले वायर पे है 220 वोल्ट और इस पर है 0 वोल्ट, और मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, तो भाई अब ये बल्ब जो है जलेगा, ये बल्ब अब जलेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसको आप डेल्टा वी कहते हो, ये 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट का फर्क है वोल्टेज के बीच में, इसका 0 है, इसका 220 है, फर्क देखोगे तो 220, इसका भी 220 है, इसका भी 220 है, तो डेल्टा वी कितना हो गया? 0। कोई फर्क नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस में, जबकि फर्क होना चाहिए करंट फ्लो के लिए। तो ये वाली बात आपको नहीं मिलेगी बुकों के अंदर, यहाँ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। यदि वह होती हैं कब? समान विभव पर। समान विभव पर बता दिया मैंने आपको, समान विभव पर होंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करके जाएगा। गाइस यही तो है साइंस, यही तो है फिजिक्स। दिखती है तो मज़ा आता है, समझ में आती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। वो तभी है जब आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सारे एग्जाम्पल आपके घर के आसपास मिल जाएंगे टहलते हुए। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं एसी ऑल्टरनेट करंट। ठीक है ठीक है ठीक है। धारा को दिष्ट धारा, दिष्ट धारा बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? कौन सा ऐसा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम यही होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर 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 में एक्चुअल में आप यूज करते हो डायोड। क्या यूज करते हो? डायोड। डायोड यूज करते हो एज ए रेक्टिफिकेशन। जैसे कि आपके पास ये एसी है, ठीक है, एसी आपने ये है। अब अगर आपने डायोड लगा रखें, क्या लगा रखें? डायोड। डायोड लगा रखें तो डायोड क्या करते हैं? दो तरह से आउटपुट निकालते हैं। अगर डायोड के, वो डायोड के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता। एक तो इस तरह से आउटपुट निकालते हैं और एक इस तरह से आउटपुट निकालते हैं। तो वो डायोड के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का निकालते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और अगर ऐसा कर रहा है तो हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर वो होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिलहाल मेरे पास ये 11 के 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ये सवाल पूछा गया था एसएससी के द्वारा। एसएससी कोने में रह गया, दिख नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया। आ जाओ मेरे बेटे, गले लग जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, कैसे लग सकते हैं गले? गले तब लगेंगे जब सिलेक्शन होगा आप लोगों का। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।